नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई नॉलेज टाइम में। दोस्तों, जापान के सी फूड का सबसे बड़ा मार्केट है चाइना और हांगकांग। ये जापान के सी फूड का 42% से अधिक इंपोर्ट करते हैं। 2022 में जापान ने $600 मिलियन का सी फूड एक्सपोर्ट किया था इनको, और हर साल कुछ ऐसा ही सिनेरियो रहता है। मतलब चाइना जापान के सी प्रोडक्ट का सबसे बड़ा मार्केट है, लेकिन चाइना अब जापान के सारे सी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया है। इसके साथ मकाऊ, नॉर्थ कोरिया ने भी जापान के सी प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। तो ऐसा क्या हुआ कि जापान ने अचानक अपना इतना बड़ा मार्केट खो दिया? तो दोस्तों देखिए क्या हुआ कि जापान ने फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का जो वेस्ट वाटर है उसे पैसिफिक ओशन में रिलीज करना शुरू कर दिया है, और यह अगले 30 सालों तक लगातार करता रहेगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि ये खतरनाक है इन्वायरमेंट के लिए, समुद्री जीव के लिए, इवन ह्यूमन बीइंग के लिए। तो जापान का यह एक्ट मेजर कंसर्न है इन्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे समुद्री जीव जो यदि वेस्ट वाटर के संपर्क में आते हैं और उन्हें कंज्यूम कर लिया जाए इंसानों के द्वारा, तो उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है। तो इन्हीं सब वजहों से कई सारे देश जापान के सी प्रोडक्ट के इंपोर्ट पर बैन लगा दिए। हालांकि जापान कह रहा है कि वह जो वेस्ट वाटर पैसिफिक ओशन में छोड़ रहा है उसे काफी हद तक साफ करके छोड़ रहा है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा समुद्री जीवों और एनवायरनमेंट को। तो दोस्तों, ये जो वेस्ट वाटर है जापान का जो पैसिफिक ओशन में छोड़ रहा है, ये एग्जैक्टली है क्या, क्यों यह इतना कंटेमिनेटेड वाटर है, आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 11 मार्च 2011 को पैसिफिक ओशन में जापान के निकट रिएक्टर स्केल पे 9 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया था, जिसके वजह से जापान में सुनामी आ गया। इस सुनामी के चपेट में फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से डैमेज हो गया, और कूलिंग वाटर के साथ साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट पानी में मिल गए। उसे आज तक स्टोर करके रखा गया, और कूलिंग वाटर जो यूज होता है रिएक्टर को कूल करने में, उसको भी स्टोर किया जा रहा है, जो कि एक बड़ा संकट बन गया है जापान के लिए। तो आइए मैप में एक बार देख लेते हैं वह लोकेशन जहां पर यह तबाही हुई थी। तो दोस्तों, यह है दुनिया का मैप, और यहाँ पर है अपना भारत, यहाँ है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ पर है। इसे थोड़ी दूर पर आगे जूम इन करके देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर आप देख पाओगे बिल्कुल पैसिफिक ओशन के किनारे स्टेब्लिश किया गया था इस प्लांट को। तो दोस्तों 2011 में क्या हुआ था कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, जो रिएक्टर स्केल पर मापा गया 9 मैग्नीट्यूड का था, और इसी की वजह से वहाँ काफ़ी बहुत बड़ा सुनामी आया था, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट है सुनामी और अर्थक्वेक की वजह से तबाह हो गया। यहाँ पर उस समय की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। अभी भी सैटेलाइट इमेजेस में कुछ टूटे हुए बिखरे हुए पार्ट्स आप देख सकते हैं। रिपोर्ट में बताया गया था कि जो रिएक्टर 1, रिएक्टर 2 और रिएक्टर 3 था वह पूरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर रेडिएशन भी निकले थे, जो काफ़ी हार्मफुल रेडिएशन होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि जब किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट किया जाता है तो वह हाई एनर्जी रिलीज करता है। उसके कोर को कूल डाउन करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्टर के डैमेज होने के बाद इसका जो यूज्ड वाटर था लीक होकर बेसमेंट में फैल गया और मिक्स्ड हो गया विथ रेन वाटर और ग्राउंड वाटर में। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ कि जब से यह हादसा हुआ, यानी कि 2011 से यहाँ पर जो रिएक्टर है उसको अब भी कूल डाउन करने के लिए फ्रेश वाटर की आवश्यकता होती है, जिससे उसको धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सके और जो कि पूरा पावर प्लांट है उसको हटाया जा सके। क्योंकि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसको हटाने में कई दशकों का समय लग सकता है। इस प्लांट को अब भी कूल करने के लिए रोजाना 170 टन कूलिंग वाटर की आवश्यकता पड़ती है। इस वाटर को जब यूज किया जाता है तो कई सारे रेडिएशन मिल जाते हैं इसमें, तो इसको डायरेक्टली ऐसे ही समुद्र में नहीं छोड़ा जा सकता है। तो पिछले 12 सालों से जो पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है एज ए कूलिंग वाटर, उसको समुद्र में नहीं छोड़ सकते। तो जाहिर सी बात है इसका कुछ न कुछ करना ही होगा। तो इसको स्टोर किया जा रहा था स्टोरेज टैंक में। यहाँ पर लगभग 1046 स्टोरेज टैंक हैं, जिसमें 1343 मिलियन क्यूबिक मीटर यूज्ड वाटर स्टोर किया गया है। लेकिन अब इन स्टोरेज की जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो फुल हो गई। तो अब जापान यहाँ पर क्या करे, या तो नए स्टोरेज टैंक बनाए या फिर स्टोर वाटर को रिलीज करे समुद्र में।
तो जापान का कहना है कि हम इस तरह से कितने सारे स्टोरेज बनाते रहेंगे, हम जो स्टोर वाटर है उसको फिल्टर करके धीरे धीरे पैसिफिक ओशन में रिलीज करेंगे। इसके लिए जापान ने प्लान बनाया कि कैसे कंटेमिनेटेड वाटर को रिलीज किया जाए। तो देखिए क्या हुआ कि टेपको यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन जो देखभाल कर रही है फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट की, यह कंटेमिनेटेड वाटर में जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसको फिल्टर करेगा। पैसिफिक ओशन में 1 किलोमीटर लंबा टनल बनाया गया है। उस टनल के माध्यम से फिल्टर वाटर को समुद्र में 1 किलोमीटर दूर सेफली छोड़ा जा रहा है। तो कह सकते हैं कि ये पूरा कंसर्न था जापान के लिए। लेकिन जो बैन लगाए जा रहे हैं जापान पर, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं लोकल या ग्लोबल लेवल पर, उसका क्या कंसर्न है। तो देखिए जो कंटेमिनेटेड वाटर है उसमें कई सारे रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिले हुए होते हैं। उसमें से एक है ट्रिटियम। ट्रिटियम हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। इसे पानी से अलग नहीं किया सकता है। हाँ, इसको कुछ लेवल तक कम किया जा सकता है लेकिन पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता है। तो जो IAEA है यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसका कहना है कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कूलिंग वाटर है उसमें जो ट्रिटियम है उसको अगर एक निश्चित लेवल तक कम कर दिया जाए तो इसको समुद्र में छोड़ने पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके लिए जापान जो वाटर फिल्टर सिस्टम यूज कर रहा है वो है ALPS यानी कि एडवांस लिक्विड प्रोसेसिंग सिस्टम। ALPS 62 अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को पानी से अलग कर सकता है। वहीं टेपको का कहना है कि यदि फिल्ट्रेशन के बाद भी ट्रिटियम की मात्रा पानी में ज़्यादा पाई जाती है तो उसको हम रिलीज नहीं करेंगे, उसको फिर से फिल्टर किया जाएगा और यह प्रोसेस तब तक किया जाएगा जब तक ट्रिटियम की मात्रा कम ना हो जाए। इस प्लान को कमीशन करने के लिए जापान की एटॉमिक एजेंसी और इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी ने अप्रूवल दिया है कि इस पानी को समुद्र में रिलीज किया जा सकता है। इससे कोई हार्म नहीं होगा इन्वायरमेंट के लिए। इस प्रोसेस को पूरा करने में यानी कि पावर प्लांट में जो वेस्ट वाटर का स्टोरेज है उसको समुद्र में रिलीज करने में जापान को 30 साल का समय लगेगा, जो कि एक लंबा टाइम ऑफ पीरियड होता है। वहीं जो इन्वायरमेंटलिस्ट, फिशिंग एक्सपर्ट्स और नेबरिंग कंट्रीज हैं उनका कहना है कि जापान को ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ ओशन कंटेमिनेशन हो सकता है, इन्वायरमेंट डैमेज हो सकता है, वहाँ पर जो फिशेज हैं वह मर सकती हैं, फिशेज को जो कंज्यूम करेगा उसे गंभीर बीमारी हो सकती है। इससे जो फिशेज रेवेन्यू है वह कम हो सकती है, जो मछुआरे के लिए भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो ओवरऑल ऑल सी प्रोडक्ट का बिजनेस है उसको इम्पैक्ट करेगा, जो हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है चाइना, हांगकांग, मकाऊ, कोरिया आदि देशों से सी प्रोडक्ट पर बैन लगाने से। तो दोस्तों, क्या जापान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है वेस्ट वाटर के लिए? तो देखिए, इन्वायरमेंटलिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान गवर्नमेंट ने टेपको को सेलेक्ट केवल इसीलिए किया था कि जल्द से जल्द और कम बजट में वेस्ट वाटर को हटाने के लिए, और जिस तरह से इसको समुद्र में डाला जा रहा है यह इन्वायरमेंट के लिए खतरनाक है। इसका दूसरा सोल्यूशन भी हो सकता था, जैसे वहां पर और अधिक स्टोरेज टैंक को लगाकर उसमें वाटर को स्टोर किया जाए, या फिर जो स्टोर वाटर है उसको इवेपोरेट करें यानी कि भाप बनाकर हवा में रिलीज कर दें। लेकिन जो बाकी के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि यह ऑप्शन और भी ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, क्योंकि यदि यहाँ पर और स्टोरेज बनाया जाता है तो यहाँ पर और भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव युक्त पानी को स्टोर किया जाएगा, जो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। और चूंकि यह रीजन हाई सेस्मिक जोन में आता है यानी कि यहाँ पर भूकंप आने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऐसे केस में अगर अचानक से कभी भूकंप आया और यदि वाटर टैंक को डैमेज कर दिया तो पूरे क्षेत्र में यह पानी फैल जाएगा, जो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन इवेपोरेशन की बात करें तो यह उससे भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यदि वेस्ट वाटर को गर्म करके इवेपोरेट किया जाता है तो यह क्या होगा कि सीधे सीधे हवा में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को छोड़ा जा रहा है, जो दूर दराज के क्षेत्रों तक फैलेगा और उसको कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इन्वायरमेंट के लिए। तो दोस्तों, आई होप कि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बिल्कुल साफ साफ समझ में आ गई होंगी कि जापान का क्या कंसर्न है और चाइना क्यों बैन लगाया है जापान के सी प्रोडक्ट पर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। वीडियो जानकारीपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। नमस्कार।